अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अर्ज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मंथ ऑफ जनवरी के चैप्टर वाटर के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर पानी के मुतालिक जो है वो हमें तमाम मालूमात जो कीमियाई या फ़िज़िकली जो तबई मालूमात है वो हमें फ़राहम करेगा। ये चैप्टर आपके मंथ ऑफ जनवरी में एडिट है और इस चैप्टर के जो रीडिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि चैप्टर यूनिट नंबर 6 में आपकी बुक में शामिल है। कहा जा रहा है कि वाटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ फाउंड इन अबेंडेंस अराउंड अस। 3/4 of the Earth's surface is covered with water. Water is a combination of oxygen and hydrogen and its chemical formula is H2O. तकरीबन हमारी दुनिया के इर्द गिर्द जो है वो पानी के एक बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो मौजूद है। तकरीबन 3/4 हिस्सा ज़मीन का जो है वो पानी से कवर है। पानी का केमिकल फार्मूला H2O है। कीमियाई तौर पे हम जो है केमिकली जो है वो लेबॉर्ट्री में भी पानी को बना सकते हैं। इसका कीमियाई एक फार्मूला होता है, कीमियाई कुलिया होता है जिसे H2O कहा जाता है। आम तौर पे जो हमें पानी नेचुरली फितरी तौर पे हासिल होता है वो रेन वाटर मतलब बारिश के ज़रिए ज़मीन के अंदर से ज़ेरे ज़मीन और रिवर मुख्तलिफ़ जगह से जो हमारी दरिया गुजर रहे होते हैं उनसे हासिल होता है, या सी वाटर मतलब कुछ जगहों पे समंदर के पानी को भी निथार के जो है मुकम्मल सफाई करके समंदर के पानी को भी इस्तेमाल किया जाता है। रेन वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है, सबसे ज़्यादा खालिस तरीन होती है पानी की शक्ल जो हमें नेचुरली फितरी तौर पे हासिल होता है। लेकिन जब ये पानी हमारे पास ज़मीन की जानिब आता है, मतलब क्लाउड्स से, बादलों से बरसने के बाद ज़मीन की जानिब आता है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जो है वो शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा ज़मीन के एटमॉस्फेयर पे आने पे इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट के जो धूल होती है उसके पार्टिकल्स, स्मोक के या मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। इस वजह से जब ये पानी हमें हासिल होता है तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में हासिल नहीं हो पाता। ज़मीन पे गिरने पे ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जब ये बादलों के ज़रिए ज़मीन की जानिब आ रहा होता है तो उस टाइम ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब ये खालिस तरीन शक्ल होती है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सब्सटेंस है वो शामिल होता है। जब पानी जो है ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन पे मुख्तलिफ़ जगहों पे गिरने पे मुख्तलिफ़ मिनरल्स जो हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद होते हैं। ज़मीन की साख्त में मुख्तलिफ़ मिनरल्स हैं, मादनियात हैं। अब जिस हिस्से में गिरता है तो उसके साथ वो मिनरल्स जो है वो साथ में शामिल हो जाते हैं, और जब ये दरिया बन के समंदर की जानिब जाता है तो समंदर में भी मुख्तलिफ़ मिनरल्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसके बायस ये पानी जो है खारा हो जाता है या सॉफ्ट वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हार्डनेस की जानिब बढ़ना शुरू हो जाता है। हम वाटर के फ़्लो के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो जब ये दरिया की शक्ल में किसी जगह जमा होता है तो इसमें मुख्तलिफ़ और पार्टिकल्स भी शामिल होते रहते हैं, जैसे ज़मीनी मिट्टी जो डस्ट होती है वो शामिल हो जाती है, जिसे क्ले कहा जाता है, चिकनी मिट्टी वो शामिल हो जाती है। मुख्तलिफ़ वेस्ट प्रोडक्ट्स शामिल हो जाते हैं जो हमारी जो हम गंदगी जो ज़मीन पे मौजूद है वो भी पानी में शामिल हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हम किसान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खादें इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो फैक्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी जो है डिस्कार्ड किया जाता है, ख़ात्मा किया जाता है उनका पानी में, मतलब रिवर में शामिल कर दिया जाता है, मुख्तलिफ़ दरियाओं, झीलों या मुख्तलिफ़ समंदरों में शामिल किया जाता है, जिसके बायस ये पानी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर गंदा या इसमें जो है पॉल्यूशन की मिकदार बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा पानी जो होता है मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ भी इसमें शामिल होते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी का जो एक खालिसपन होता है वो ख़त्म होता चला जाता है। फ़्रेश वाटर जो होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ, अगर हम फ़्रेश वाटर की बात करें जो बारिश के ज़रिए हमें हासिल होता है, तो उसमें सिर्फ हवा शामिल होती है। हवा मतलब जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ़ गैसेस हैं वो शामिल होती हैं। इसी वजह से जो फ़िशेज़ हैं जो समंदर के अंदर या रिवर्स के अंदर जो फ़िशेज़ होती हैं इस पानी को जब इस्तेमाल करती हैं, जो रेन वाटर के ज़रिए हासिल होता है, इस पानी को इस्तेमाल करती हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ जो है गैसेस शामिल होती हैं जिनमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है, जिसकी वजह से ये बासानी फ़िशेस या मुख्तलिफ़ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कछुए, टर्टल्स या मुख्तलिफ़ और जानवर जो है जो समंदरी जानवर हैं वो जब इस पानी को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें सांस लेने में आसानी होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाता है। अच्छा, वाटर साइकिल क्या होता है? पानी का आबी चक्कर, पानी का चक्कर
पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पानी खुद पैदा नहीं होता है। पानी जो है वो एक आबी चक्कर के शक्ल में जो है मुस्तकिल रिसाइकल होता रहता है। इसके लिए इन्होंने बुक में तो पेज नंबर 47 का बोला है, क्योंकि यही टॉपिक जो है वो आपके पेज नंबर 47 पे भी जो है वो मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं वाटर साइकिल के नाम से। इस टॉपिक में जो है बताया जा रहा है कि पानी कभी भी जो है वो हम मुस्तकिल इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं कर पाते, हम उसे शक्ल तब्दील कर करके जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो हमें दोबारा रिसाइकल मतलब चक्कर की शक्ल में दोबारा हासिल हो रहा होता है। हम किसी भी जगह पानी को इस्तेमाल करते हैं, पानी जो है वो समंदरों से सबसे ज़्यादा एवापोरेट होता है। समंदर क्योंकि 3/4 हिस्सा है ज़मीन का, यानी सबसे ज़्यादा हिस्से में ज़मीन के जो है वो समंदर मौजूद है। रोज़ाना सूरज निकलता है, रोज़ाना समंदर का पानी एवापोरेट होता है। एवापोरेट मतलब अब्ल तबखीर, यानी वो एवापोरेट होके जो है बादलों में चला जाता है, बादल बन जाता है। अब ये बादल जब किसी जगह पे बरसते हैं तो ये पानी जो है हमें दोबारा हासिल हो जाता है। जो समंदर से पानी एवापोरेट होता है वो सॉल्टी होता है, मतलब उसमें जो है नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ नमकियात उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ये एवापोरेट होकर आसमान की जानिब जाता है तो ये मुख्तलिफ तौर पे जो है वो इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके बायस जो है वो ये मुकम्मल प्योर फॉर्म में जो है बारिश की शक्ल में हमें दोबारा हासिल हो जाता है। इस तरह ये वाटर साइकिल जो है वो ज़माना भर से चल रहा है, मतलब जब से दुनिया आबाद है, अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को कायम किया है, जब से इसी तरह ये वाटर साइकिल जो है वो पानी का आबी चक्कर जो है मुस्तकिल चलता चला जा रहा है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर। क्या खुसूसियात होती हैं अगर प्योर वाटर खालिस पानी होगा तो उसमें क्या क्या खुसूसियात होंगी। सबसे पहली खुसूसियत तो किस पानी का कोई भी कलर नहीं होता, ना ही कोई टेस्ट होता है, मतलब जायका भी नहीं होता, और ना ही कोई स्मेल होती है। अगर किसी पानी में किसी किस्म की स्मेल आ रही है, कलर आ रहा है, मतलब कोई ब्लू कलर दिख रहा है, नारंगी कलर दिख रहा है, तो मतलब ये पानी जो है खालिस नहीं है, इसमें किसी चीज़ की आमेजिश की गई है। इसी तरह पानी का जो है वो किसी भी किस्म का टेस्ट भी नहीं होता। जायका अगर आ रहा है, मतलब खारापन आ रहा है, तो मतलब ये प्योर वाटर नहीं है, इसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा है। इसी तरह अगर स्मेल आ रही है तो मतलब ये साफ़ पानी नहीं है, ये सेवरेज का या फिर वेस्टेज है, जिसकी वजह इसमें पानी में बदबू या खुशबू जो है वो शामिल हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो लाइन का पानी होता है उसमें एक अजीब भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है, ये क्लोरीन की खुशबू होती है। क्लोरीन जो है वो बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए जो है वो अलग से शामिल किया जाता है ताकि पानी जो है वो साफ़ सुथरा या क्लीन जो है वो हमें हासिल हो। लेकिन पानी की बेसिकली खुद कोई खुशबू नहीं होती, ये क्लोरीन की खुशबू होती है। पानी जो होता है वो 0 सेंटीग्रेड पे, जो 0 दर्जा हरारत होता है उस पर जो है मुंजमद हो जाता है, जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। इसके लिए हम प्योर वाटर को जब भी बर्फ़ बनाना चाहेंगे तो वो 0 सेंटीग्रेड पे फौरी तौर पे जो है पानी बर्फ़ की शक्ल में जो है वो तब्दील हो जाएगा। इसी तरह पानी जो है उसका नुक्ता उबाल 100 सेंटीग्रेड होता है, मतलब जैसे ही 100 सेंटीग्रेड हम हीट पर पानी रखेंगे और पानी जो है वो 100 सेंटीग्रेड हीट पे पहुंचेगा, फौरी तौर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलने लगेगा। पानी जो है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आप बरकी आलात के लिए जो है वो फ़्लो नहीं करेगा करंट को, लेकिन ये मीडियम के तौर पे जो है किसी चीज़ के साथ हो, जैसे अगर पानी जो है वो आयरन पे पड़ा हो, मतलब लोहे पे पड़ा हो, तो ये मीडियम इससे मिल जाएगा जिसके बायस ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगेगा। वैसे पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पानी के ज़रिए जो है वो हमारे पास पहुँच जाएगी। बेसिकली पानी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मीडियम मौजूद होता है, मतलब किस चीज़ में पानी मौजूद होगा, अगर वो चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है तो पानी के साथ जो है वो रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देगी। पानी जो है वो गुड सॉल्वेंट होता है, मतलब इसमें अक्सर बेशतर तमाम के तमाम जो सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, या मुख्तलिफ और चीज़ें जो है वो हल हो जाती हैं। लेकिन ये गुड सॉल्वेंट मतलब अच्छी खासी मोस्टली तमाम सॉल्यूट्स को जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, लेकिन कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे ऑयल हो गया या मुख्तलिफ और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सॉल्यूट्स जो होते हैं वो पानी में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो है वो सॉल्यूट्स पानी में हल पजीर होते हैं। पानी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। मेटल्स मतलब आयरन के साथ, पोटेशियम के साथ, सोडियम के साथ, या मुख्तलिफ और जो मेटल्स होंगे जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनके साथ जो है रिएक्शन करेगा। नॉन मेटल्स के साथ भी पानी रिएक्शन करता है और फिर उसके बाद जो है उनके जो है मुख्तलिफ केमिकली फार्मूले को तब्दील कर देता है। जैसे नॉन मेटल्स में जो है मुख्तलिफ गैसेस के साथ तब्दील जो है वो रिएक्शन करके गैसेस की शक्ल को, हियत को तब्दील कर देता है।
अब हम किस तरह कंफर्म करेंगे कि टेस्टिंग करने के लिए कि पानी जो है वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है या नहीं, इसके लिए हमने जो है एक तजुर्बा करना है। हमें कंफर्म करना है कि अगर टेस्ट करना है तो आप पानी को दो तरीक़ाकार होंगे। पहले तो ये कि प्योर वाटर अगर आपको मालूम करना है तो आप उसे बॉयल कर लें। अगर वो 0 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है और 0 सेंटीग्रेड पे मुंजमद हो जाता है, तो मतलब ये प्योर वाटर है। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि 0 सेंटीग्रेड पे जो है वो मुंजमद जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, मतलब प्योर वाटर था। और अगर 100 सेंटीग्रेड पे उबलने लगे तो मतलब पानी जो है वो प्योर था, इसी वजह से वो बॉयल होना शुरू हो गया। इसके अलावा भी एक तरीक़ाकार इन्होंने टेस्ट दिया है। टेस्ट का तरीक़ाकार ये है कि 2 बीकर्स लिए जाएं। एक बीकर में जो है वो बिल्कुल प्योर वाटर, जिसमें किसी भी किस्म के मिनरल्स मतलब सॉल्ट्स जो है वो शामिल ना हो, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर हो। डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जो मुकम्मल तौर पे तमाम मिनरल्स से पाक होता है। हम इसे जो है वो एवापरेट करते हैं और एवापरेट के ज़रिए जो हमारे पास मुख्तलिफ जो वेपर्स हासिल होते हैं पानी के, उनको जमा किया जाता है, उनको कलेक्ट करके जो है डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर एक बीकर में ले लिया जाए, बीकर नंबर ए में, और बीकर बी में जो है वो आप एक ऐसे पानी की शक्ल लें जिसमें मुख्तलिफ नमकियात या सॉल्ट्स जो हैं वो शामिल हों। अब इन दोनों को बॉयल करना शुरू कर दिया जाए। आप जब बॉयल करेंगे तो ये खुद बुक में पूछ रहे हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन बुक में पूछने के साथ साथ इन्होंने तस्वीर में ही इसका जो है वो आंसर भी दे दिया है। आप देख सकते हैं कि जो प्योर वाटर था जो हमने बीकर नंबर ए में लिया था, अब बीकर नंबर ए का जो प्योर वाटर था वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो प्योर था, इसी वजह से 100 सेंटीग्रेड पे वो नुक्ता उबाल जो है उसका जैसे ही आएगा वो फौरी तौर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो पानी जो कि मुख्तलिफ नमकियात के साथ शामिल था वो कभी भी 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा। वो बॉयल होगा जो नमकियात उसमें मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसमें NaCl मौजूद है तो सोडियम क्लोराइड का जो नुक्ता उबाल है वो उस पर जाके बॉयल होना शुरू होगा। जिस तरह के नमकियात शामिल होंगे उसके मुनासबत से वो अपने टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर को टेस्ट करने के लिए हम जो है उसे बॉयल कर लें। अगर वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाए तो मतलब वो प्योर वाटर मौजूद है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट के पाउडर के ज़रिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का पाउडर जो होता है वो वाइट रंग का होता है, मतलब सफ़ेद रंग का होता है। अगर हम प्योर वाटर इसमें ऐड करते हैं, सफ़ेद रंग के पाउडर में प्योर वाटर जैसे ही ऐड करेंगे तो वो ब्लू रंग का हो जाएगा, मतलब उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सफ़ेद रंग का होता है, जैसे ही उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स मतलब कतरे शामिल होते हैं वो फौरी तौर पर जो है वो चेंज हो जाता है ब्लू रंग में, और इस तरह हमें कंफर्म हो जाता है कि पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे प्योर या खालिस था या नहीं। अगर पानी खालिस नहीं होगा तो कॉपर सल्फेट भी सफ़ेद रंग अपना तब्दील नहीं करेगा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वाटर। पानी की कितनी इकसाम होती हैं। सबसे पहले तो सॉफ्ट वाटर होता है। ये वो पानी होता है जिससे हम आम तौर पे सोप के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, सोप इसमें जो है वो हम शामिल करते हैं, तो सोप मतलब साबुन जो है वो लेदर मतलब झाग पैदा करता है। ऐसा पानी जो अपने साथ सोप के रिएक्शन के बाद झाग बेइंतहा पैदा करे, इस तरह के पानी को सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। अच्छा, फिर आ जाता है हार्ड वाटर। ऐसा पानी जो कि अपने अंदर एक ख़ास किस्म की जो है खुशबू शामिल रखे, या फिर उसका टेस्ट जो है वो प्लेजेंट हो, मतलब अलग जायका हो, मतलब उसमें नमकियात का जायका भी शामिल हो रहा हो, इस तरह का पानी जो है वो हार्ड वाटर कहलाता है। ये जो है वो सोप के साथ मिलने पे जो है वो लेदर मतलब जो झाग है वो आसानी से पैदा नहीं करता है। पहले सोप के साथ मिलने पे नमकियात जो है वो सोप ख़त्म करेगा। साबुन जो है वो सोप में, वो साबुन जो है पानी में मौजूद नमकियात जो है पहले उससे ख़त्म करेगा, दैन फिर पानी के साथ रिएक्शन स्टार्ट करेगा। इसी वजह से इसमें ज़्यादा झाग नहीं बनती है। इसमें जो है मुख्तलिफ नमकियात की जो है वो आमेज़िश होती है, जिसके बिना पे ये पानी जो है कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे इसका जायका मौजूद है। ये हमारे टीथ और बोन में जो है इसके लिए बहुत कारआमद होता है। ये पानी जो है टीथ और बोन में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कैल्शियम की मिकदार शामिल होती है। कैल्शियम क्योंकि एक नमक है, कैल्शियम की मिकदार शामिल होती है, जिसके बायस टीथ और बोन्स मतलब हड्डियाँ और जो दांत होते हैं इनके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पानी हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस देता है, हमें जो है वो हमारे लिए कारआमद होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसानात भी पैदा करता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जो है वो नमकियात शामिल होते हैं। ये नमकियात कभी कभी हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो पानी जो नुकसानात देता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नुकसानात जो होते हैं, हमारे बर्तन जो होते हैं वो काले कर देता है।
जो बॉयलर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। बॉयलर्स पानी को बॉयल करने के लिए बड़े बड़े पैमाने पे जो है वो मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनको बॉयलर्स कहा जाता है। इनको ख़राब कर देता है। इन बॉयलर्स में पाइप्स मौजूद होते हैं। ये जो हार्ड वाटर होता है, नमकियात मिला पानी होता है, ये जब इन बॉयलर्स में या केटल्स में, हमारे घरों की जो बर्तन होंगे उन्हीं में डाल के बॉयल किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा, तो इन बर्तनों की जो शक्ल है उसको चेंज कर देगा, उसके रंग को तब्दील कर देगा। इसी तरह बॉयलर्स में मौजूद जो पाइप्स होते हैं वो कॉपर के मौजूद होते हैं। इन बॉयलर्स के पाइप्स को भी ये ख़राब कर देता है और उसमें स्टेन ले आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के धब्बे ले आता है। इसके अलावा जब हम इस हार्ड वाटर को जो है वो सोप के साथ इस्तेमाल करेंगे तो सोप का ज़्यादा ख़र्चा होगा, मतलब सोप जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि सॉफ्ट वाटर को इस्तेमाल करने पर सोप मतलब जो साबुन होता है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस मतलब आर्जी जो सख्तपन होता है पानी में, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होता है। व्हेन टेम्परेरी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, जब टेम्परेरी हार्ड वाटर को आर्जी सख्त जो पानी होता है उससे बॉयल किया जाता है, द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये डिकम्पोज हो जाता है, तहलील हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। दिस इज़ इंसॉल्युबल एंड इट कलेक्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द पॉट। ये इंसॉल्युबल होता है, मतलब ये हल पजीर नहीं होता। इसी वजह से जिस बर्तन में हम इस पानी को बॉयल करेंगे, टेम्परेरी जो हार्ड वाटर होगा इससे हम बॉयल करेंगे, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये बर्तन की सतह में और बर्तन के इर्द गिर्द जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद पानी जो है वो साफ़ हालत में या प्योर हालत में हमें हासिल हो जाएगा। द वाटर इज़ देन सॉफ्ट। इसके बाद पानी जो है वो नरम हालत में हमें हासिल हो जाएगा जो पीने के इस्तेमाल के काबिल होगा। परमानेंट हार्डनेस मुस्तकिल सख्तपन, ये पानी की वो शक्ल होती है, इस कॉज बाय डिजॉल्व केमिकल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। इसमें जो है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट शामिल नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ और नमकियात शामिल होते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है बआसानी बॉयल करने पर जो है वो हल पजीर नहीं होते हैं। मेनली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इसमें शामिल होते हैं। मुख्तलिफ नमकियात जो है एक ही वक्त में पानी में शामिल होते हैं, इसी वजह से इसको परमानेंट हार्डनेस कहा जाता है। इसकम फॉर्म्स व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोप। जब सोप इस पानी में परमानेंट जो हार्डनेस वाला पानी होता है इसके साथ सोप को मिलाया जाता है, रगड़ा जाता है, तो स्कम्स बनने लगते हैं, सोप के गुठलियाँ बनने लगती हैं, मतलब सोप जो है वो टूटने लगता है, गुठलियाँ टाइप की जो है बनने लगती हैं, प्रोड्यूसिंग एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट दैट फ्लोट ऑन द वाटर। और ये गुठलियाँ जो है वो इनसॉल्युबल होती है, मतलब हल पजीर नहीं होती हैं उस पानी में, सख्त पानी में हल पजीर नहीं होती है परमानेंट हार्ड वाटर में, बल्कि ये टूट टूट के टुकड़े बन के जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब ये हार्डनेस कहाँ से आती है पानी में, मतलब ये पानी सख्त क्यों हो जाता है, मतलब ये केमिकली जो है पानी में मुख्तलिफ नमकियात कैसे हासिल होते हैं। जब पानी हम देखते हैं फितरी तौर पे अल्लाह ताला जो है बारिश के ज़रिए बरसाता है, तो ये पानी मुख्तलिफ जगहों पे गिरता है, पहाड़ों पे। अब पहाड़ जो होते हैं वो ज़्यादातर कैल्शियम से बने हुए होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब ये ज़्यादातर चूने के पत्थर से बने होते हैं। पहाड़ जो होते हैं वो ज़्यादातर चूने का पत्थर होते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को ही कहा जाता है। अब ये पहाड़ों पे चौक की शक्ल में जब गिरते हैं, मतलब पानी जो है वो चौक वाले पहाड़ों पे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है चौक को भी कहा जाता है, अब उस जगह पे गिरते हैं, तो इस सूरत हाल में ये पानी जो है वो नीचे की जानिब, तराई की जानिब आता है, मतलब ये फिसलता हुआ आता है, तो साथ में अपने साथ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी शामिल करता चला जाता है, क्योंकि पानी जो है प्योर होता है। अब उसमें मुख्तलिफ गैसेस तो शामिल होती हैं, लेकिन जैसे ही ये चूने के पत्थर वाले पहाड़ पर गिरेगा तो ये चूने का पानी, चूने का जो पत्थर होता है ये पानी में हल पजीर होना शुरू हो जाता है, जिसके बायस पानी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर जो है वो शामिल करना शुरू कर देता है। और जब ये पानी फॉल करके गिरता है तराई की जानिब, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो और गैसेस को भी शामिल करता चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके बाद वीक एसिड जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। इसके बाद जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन वाला पानी होता है ये रिवर्स में या फिर सीज़ में, मुख्तलिफ समंदरों में, झीलों में, दरियाओं में शामिल होता चला जाता है। अब इसको दूर करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं, जिसके बाद ये प्योर वाटर की शक्ल में जो है हमें हासिल होता है। अब इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि हम पानी को जो है बॉयल कर लें। पानी को बॉयल करने से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है, जो
जो है इनसॉल्युबल होता है, मतलब हल पजीर नहीं होता पानी में, वो पॉट में जिसमें हम गर्म करते हैं उसमें जमा हो जाता है और पानी हमें जो है वो कुछ बेहतर हालत में हासिल हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ तरीक़ाकार है जो साइंसी या तकनीकी लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब पानी में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ या मुख्तलिफ़ किस्म की जो आमेज़िश होती है चीज़ों की, वो कौन कौन सी होती हैं। अब वाटर कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़, पानी में मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये लिया जा सकता है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पानी को आलूदा कर देती हैं। आलूदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होता है, तो ये शामिल होता है। मड मतलब चिकनी मिट्टी शामिल होती है। सैंड मतलब जो रेतीली मिट्टी के अलावा जो है जो बजरी होती है वो शामिल होता है। मिनरल्स मुख्तलिफ नमकियात, सॉल्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो नमकियात के शक्ल में जो मिनरल्स हैं वो शामिल होती हैं। एंड द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। और उसके अलावा जब पानी दरियाओं या झीलों की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों से गुजरता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मरे हुए जानवर या जो टूटे हुए पौधे होते हैं वो भी पानी में शामिल होते रहते हैं। अब इन जानवरों या मरे हुए जानवरों या पौधों में जो है वो नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम मरने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं हमारे अजसाम या जिस्म, तो अब इनमें नाइट्रोजन की मिकदार शामिल होती है, ये पानी में शामिल होने लगते हैं, तो मतलब नाइट्रोजन भी पानी में शामिल होने लगता है। ये तमाम इम्प्योरिटीज़ या आलूदगी जो है पानी में शामिल होती है। अब इसके लिए जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है, मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था, कुछ साइंसी तकनीक शामिल होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो तरीक़ाकार बताया गया है। इसके लिए जो है वो एक ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है, एक जो साइंसी तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसके लिए एक ऑपरेटर्स या बर्तन शामिल किया जाता है जिसे लेबिज कंडेंसर कहा जाता है। लेबिज कंडेंसर में ये किया जाता है कि जो पानी होता है जो मुख्तलिफ नमकियात से, मिनरल्स से, मड से, स्मोक से या बैक्टीरिया वगैरह से भरपूर होता है, जिसमें डेड प्लांट्स भी शामिल होते हैं, इस पानी को जो है वो एक बड़े बर्तन में रख दिया जाता है जो सुराही नुमा होता है। ये देख लें आप लोग, ये दिख भी रहा होगा आपको, इस सुराही नुमा पानी जो बर्तन है इसमें इस पानी को डाल दिया जाता है। देन अब इस पानी को गर्म करना शुरू किया जाता है। ये बॉयलर टाइप का होता है। इसे गर्म करने के साथ साथ एक नाली के ज़रिए जो है वो लेबिज कंडेंसर, ये आप देख सकते हैं, ये लेबिज कंडेंसर है, इसको जो नाली के ज़रिए जोड़ दिया जाता है। अब होता यह है कि पानी बॉयल होता है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पानी बॉयल आपके घर में भी होता है, तो ढक्कन में जो है वो मुख्तलिफ टाइप के, जिस ढक्कन से आप उसे ढाँकते हैं, पानी को बॉयल होने वाले ढक्कन जो होता है उसे जब आप हटाते हैं तो उसमें से पानी के मुख्तलिफ ज़र्रात या कतरात जो होते हैं वो गिरते हैं। ये पानी प्योर शक्ल में होता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज, मड वगैरह कुछ शामिल नहीं होता है। तो इसी तरह जब हम पानी को जब इस सुराही नुमा बर्तन में गर्म करेंगे तो यही जो ड्रॉप्स होंगे, ये एवापरेटिंग वेपर्स जो होंगे ये शामिल होना शुरू हो जाएंगे। ये एवापरेटिंग ड्रॉप्स जो होंगे वो लेबिज कंडेंसर के ज़रिए जो है वो दूसरे बर्तन में जमा कर लिए जाएंगे। दूसरे बर्तन में जो जमा किया जाने वाला लेबिज कंडेंसर के ज़रिए जो पानी होगा ये बिल्कुल प्योर वाटर होगा, इसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जा सकता है। ये पानी जो है बिल्कुल प्योर होता है, इसमें किसी भी किस्म के जो है वो नमकियात या कुछ और आलूदगी शामिल नहीं होती है, जिसके बाइस ये पानी पीने के भी काबिल होता है, उससे सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। तो ये एक और तरीक़ाकार होता है जो लेबॉर्ट्री के ज़रिए जो है हम लेबॉर्ट्री में, लैब में जो है पानी को प्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से कुछ और तरीक़ाकार भी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है वो आपको बताया जा रहा है वाटर दैट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़। जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम घरेलू इस्तेमाल में जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा जो है वो जर्म्स से पाक, मतलब जरासीम से पाक होना चाहिए और उसमें आलूदगी की मिकदार नहीं होनी चाहिए। इट शुड हैव नो टेस्ट, कलर और स्मेल। इसमें किसी भी किस्म का जायका, किसी भी किस्म का कलर या किसी भी किस्म की खुशबू या बदबू नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, अगर हम पानी को अपने पीने के इस्तेमाल के काबिल बनाना चाहते हैं, इट इज़ प्रोसेस इन अ प्योरिफिकेशन प्लांट्स, तो इससे प्योरिफिकेशन प्लांट्स जो है गुजारा जाता है। वेयर इट गोज़ थ्रू डिफरेंट फिल्ट्रेशन टैंक्स, जहाँ पे ये जो हार्ड वाटर होता है, जो मुख्तलिफ नमकियात से मिला पानी होता है, इसको जो है मुख्तलिफ टैंक्स से गुजारा जाता है। इन टैंक्स में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फिल्ट्रेशन के तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब तथहीर मतलब सफाई के तरीक़ाकार जो है इस्तेमाल किए जाते हैं टू रिमूव द सॉलिड इम्प्योरिटीज़, ताकि सॉलिड इम्प्योरिटीज़ मुख्तलिफ टाइप की जो ठोस आलूदा चीज़ें हैं, जैसे कि किसी भी जानवर के जो है फजला
या फिर किसी भी पौधे का जो है वो गंदगी, या फिर किसी भी किस्म की शॉपर्स या कुछ भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होना, ये सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है। फिर इसके बाद इसमें क्लोरीन, मैंने शुरू में बताया था पानी में खुशबू आ रही होती है भीनी सी, ये खुशबू जो होती है क्लोरीन की होती है, तो इसमें क्लोरीन को शामिल किया जाता है। क्लोरीन जो है वो सबसे पहले ये कहता है कि तमाम के तमाम जर्म्स को जो उसके पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उन तमाम जर्म्स में से बेशतर बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। अब ये बैक्टीरियाज ख़त्म होते हैं तो पानी जो है हमें क्लीन शक्ल में, ब्लू शक्ल में जो है वो दिखने लगता है। देन इट इज़ स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक। इसके बाद जो है वो इस साफ़ सुथरे पानी को, जो निथरा हुआ पानी होता है, तथील शुदा पानी होता है, इसको जो है बड़े टैंक्स में जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज़ सप्लाइड टू आवर होम। इसके बाद जो है ये हमारे घरों में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, कुछ तस्वीर के ज़रिए बताया गया है। ये देख सकते हैं स्क्रीन होती है, मतलब यहाँ से जो है पानी स्टार्ट होता है, पंप आउट किया जाता है, पंप आउट मतलब बढ़ाया जाता है। अब आप देख सकते हैं पानी में कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे रुकना शुरू हुई। इसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टैंक्स बने हुए हैं, जैसे सेडिमिनेटेशन टैंक्स हैं, फाइन सैंड मतलब रेत का जो है एक तरीक़ाकार होता है, रेत में से पानी को गुजारा जाता है। फिर उसके बाद जो है वो क्लोरीन ऐड किया जाता है, जिसके बाद जो है बड़े टैंक में ऐड कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है। पानी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाता है। सबसे पहले तो पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए, पौधों, इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए अहम तरीन है, हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा पानी जो है वो हमारे कुकिंग, वॉशिंग या मुख्तलिफ़ जो हमारे घरेलू इस्तेमालात हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पानी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पानी बहुत ज़्यादा जो है सफाई के पर्पज़ के लिए जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर में मतलब आबपाशी के ज़रिए जो है वो पानी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जितने भी किसान हजरात होते हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है पानी जो है डैम्स में इस्तेमाल किया जाता है, डैम्स में स्टोर किया जाता है, और इन डैम के पानी को जो है वो ऊंचाई से गिराया जाता है, जिसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जो है पैदा की जाती है, और ये बिजली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिवर का और सी का जो पानी होता है, ये जो बड़ी झीलें, बड़े दरिया या बड़े समंदर जो होते हैं वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। मतलब ये जो पानी होता है इसमें पानी के जहाज़ चलते हैं, जिसके ज़रिए हम सस्ता जो है ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी हमारे ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अब वेस्टेज को दूर करने के लिए क्या तरीका कार करना चाहिए, हम पानी को कम से कम जो है वो किस तरह जो है बर्बाद करें। ख़त्म करने के लिए जो है पानी, क्योंकि इस्तेमाल शुदा पानी, जो इस्तेमाल करने वाला पानी है वो बहुत कम है। मतलब दुनिया भर में जो है खारा पानी 97% मौजूद है, 1% जो है वो पीने का पानी मौजूद है, और 2% पानी जो है पोलर हिस्से में, मतलब कुतबी हिस्से में जो है बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है। अब ये बर्फ़ की शक्ल में जो पानी मौजूद है ये पीने के काबिल तो है, लेकिन ये इस्तेमाल के लिए जब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक ये माया हालत में नहीं आएगा, ये ठोस हालत में बर्फ़ की शक्ल में, तो हमारे पास सिर्फ पीने के काबिल जो पानी है दुनिया भर में वो सिर्फ 1% है। 97% पानी जो है समंदरी खारा पानी है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस 1% पानी को हमें जो है बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका कार इख्तियार करना चाहिए, जब भी हम अपने ब्रश करें या हम अपना फेस जो है वो वॉश करें तो पानी का जो टैप है उसे बंद कर दें। रनिंग टैप पे हम ब्रश कर रहे होंगे तो हम तकरीबन 2-3 मिनट अगर ब्रशिंग में लगाते हैं टीथ को साफ़ करने में, तो मतलब इतनी देर पानी ज़ाया होता रहता है। इसके अलावा जो है रनिंग वाटर जो होता है वो वॉशिंग, जब आप डिशेस को वॉश कर रहे हो, मतलब बर्तन धो रहे हो, तो आप बर्तन धोते वक्त पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। बार बार टैप को जो है वो खोलना ज़्यादा बेहतर है बामुकाबला पानी को ज़ाया करने के। इसके अलावा जितने भी आपके जो घर में किसी भी किस्म की लीकेज है, प्लम्बर के ज़रिए या प्लम्बिंग मशीन्स के ज़रिए जो है उन लीकेज को दूर करें ताकि पानी ज़ाया ना हो। हम ये सोचते हैं कि चलें पानी ज़ाया तो हो रहा है, लेकिन ये कि ये जो है वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल है, ये लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो पानी ज़ाया होता रहे। तो ऐसी लाइंस को, ऐसी जगहों को जो है वो दुरुस्त कराया जाए ताकि पानी जो है वो इस्तेमाल के काबिल होने के साथ साथ स्टोर रहे लेकिन ज़ाया ना हो। इसके अलावा जब भी हम अपने गार्डन को पानी दें, मतलब अपने पौधों को पानी दें, या फिर अपने गार्डन में जो है वो किसी भी किस्म की सफाई करें, तो कोशिश करें ऐसा पानी इस्तेमाल किया जाए जो कि काबिल इस्तेमाल तो हो लेकिन आलूदा तो ना हो, लेकिन ये कि हमने वो किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ हो। मतलब ज़्यादातर जो है वो ऐसे पानी को इस्तेमाल किया जाए जो कि
पीने के काबिल ना हो लेकिन ये कि इस्तेमाल के काबिल हो। तो हम ऐसे पानी को जो है अपने गार्डन की सफाई के लिए इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे पानी को या प्योर वाटर को जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर जो है वो शावर के नीचे हम लोग खड़े रहते हैं और आम तौर पे शावर का पानी जो है वो हम पे गिरता रहता है, या फिर हम जो है वो शावर बंद नहीं करते हैं। तो कोशिश की जाए कि पानी का इस्तेमाल जो है नहाते हुए शावर का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए ताकि पानी ज़ाया ना हो सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। जब भी वाटर पॉल्यूशन की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा इंसानों ने जो है पानी को आलूदा किया है। 97% पानी जो है वो हमारा समंदरी शक्ल में मौजूद है। अब इस समंदर में मुख्तलिफ़ समंदरी हयातियात मतलब मुख्तलिफ़ आबी जानवर मौजूद हैं। ये परिंदों की शक्ल में भी हैं, मछलियों की शक्ल में भी हैं, टर्टल्स की शक्ल में भी हैं, पौधों की शक्ल में भी हैं। जब हम समंदर के पानी को, दरियाओं के पानी को, झीलों के पानी को बर्बाद करते हैं, आलूदा करते हैं हम इंसान, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है सबसे पहले आबी हयातियात को, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको जो है वो सबसे ज़्यादा पहले बर्बाद करता है। अब हम कैसे इस पानी को ख़राब करते हैं? जब भी हम झीलों में, हम दरियाओं में मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्ट्री वेस्टेज को शामिल करेंगे, मतलब जो सनती केमिकल शुदा जो पानी है हम उससे डालेंगे, तो ये दरिया या झीलें जो है आगे जाके समंदर में जो है वो शामिल हो जाती हैं, जिसके बाद समंदर का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे आलूदा हो जाता है। जब हम किसी भी किस्म का समंदर में जब पिकनिक के लिए जाते हैं या फिर घूमने फिरने जाते हैं तो हम अपनी तमाम के तमाम जो वेस्टेज होती है, डिस्कार्ड्स जो चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती वो समंदर में फेंक देते हैं, ये सोच के कि समंदर तो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, तो ये तो उसमें जाके जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। याद रखिएगा, प्लास्टिक शॉपर्स या मुख्तलिफ़ और चीज़ें जो हैं वो 500 साल तक जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती हैं। मतलब हम इन चीज़ों को जब समंदर में फेंकते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समंदरी हयातियात की समझ से बालातर होती हैं। वो इन्हें खाने की चीज़ें समझ के निगल लेते हैं या अपने हलक में फंसा लेते हैं, जिसके बायस ये उनकी मौत का बायस बनते हैं। अब हम इससे जो है कोशिश करें कि हम जो कचरा है वो समंदर में ना डालें या फिर दरियाओं में ना डालें, क्योंकि दरियाओं में भी मछलियाँ मौजूद होती हैं, उनको भी जो है वो इस हवाले से तकलीफ़ का सामना होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो ऑयल स्पिल्स के ज़रिए होता है। समंदर में जो है वो बड़े बड़े बहरी जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो चलते हैं। जो ऑयल टैंकर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स को समंदर के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क। अब इन बहरी जहाज़ों में क्योंकि मनो टनों जो है वो ऑयल मौजूद होता है और इनमें लीकेज भी अक्सर होती रहती है, जिसके बायस ये लीकेज भी कोई कम नहीं होती, क्योंकि टनों में जो है वो ऑयल होता है। जब लीकेज होती है तो समंदर का पानी जो है मुकम्मल तौर पे आबी हयातियात के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। अब होता ये है कि इन मासूम परिंदों, जानवरों को इस हवाले से मालूमात नहीं होती, ये उसी ऑयल शुदा पानी में जो है गोते लगाते हैं। जो आबी परिंदे होते हैं, जो बतखें हो गई, जो सारस हो गए, ये जो पानी में मौजूद ऐसे परिंदे जो पानी में डुबकियां लगाते हैं, ये उस ऑयल वाले पानी में डुबकियां लगाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं तस्वीर में भी दिखाया गया, बत्तख जो है वो बिल्कुल ब्लैक हुई हुई है। अब होता यह है कि ये बेचारी, इससे तो खुद पता नहीं होता ये ऑयली पानी है, ये ऑयली पानी उसके परों में जो है वो जकड़ देता है। परों को मुकम्मल तौर पे जकड़ने के बाद अब ये उड़ने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि पानी जो होता है, साफ़ पानी जो होता है, वो तो ये अपने परों को फड़फड़ाते हैं तो ये इनके परों से निकल जाता है, जिसके बायस ये उड़ते रहते हैं। लेकिन जब ऑयली पानी इस पर लगता है तो ऑयल का वज़न क्योंकि ज़्यादा होता है, जिसके बायस ये फड़फड़ाने के बावजूद इनके जिस्म से नहीं निकल पाता और इसके बाद ये उड़ने के काबिल नहीं रहते। अब जब ये उड़ने के काबिल नहीं रहते तो इनको फूड की जो है वो तलाश होती है, जो ये उड़ने के ज़रिए जो है वो सर्च आउट कर रहे होते हैं, मतलब ढूंढ रहे होते हैं। अब जब ये उड़ नहीं पाते हैं तो आखिरकार ये बेचारे भूख की वजह से जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह ये जब ऑयली वाटर समंदरी पानी में शामिल होता है तो ये मछलियों, टर्टल्स या मुख्तलिफ़ एक्वाटिक एनिमल्स के जो है या एक्वाटिक पौधों के जो अंदर है वो शामिल हो जाता है, उनकी बॉडी में शामिल हो जाता है। इसके बायस जो है ये मछलियाँ भी बहुत तेज़ी से मर जाती हैं, गोल के गोल जो है मछलियों के वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ होता ये है कि हाँ, ये जो एक्वाटिक पौधे होते हैं ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश की जाए कि ऑयल स्पिल्स से
पॉइजनस गैसेस से, पॉइजनस फैक्ट्री मटेरियल्स को या फिर मुख्तलिफ और कचरे को जो है वो प्रॉपर अंदाज में डिस्कार्ड किया जाए, ख़त्म किया जाए, ना कि ये कि उन्हें जो है वो पॉल्यूशन के लिए जो है वो वाटर में शामिल कर दिया जाए, सीज़ में शामिल कर दिया जाए, रिवर्स में शामिल कर दिया जाए, जिसके बाइस वाटर पॉल्यूशन मज़ीद बढ़े। अच्छा जनाब, इस चैप्टर में यही सब कुछ था। आप लोगों को मेरे ख्याल से इस हवाले से टोटली ब्रीफ किया गया है। कोशिश की गई है कि आप लोगों को तमाम बातें समझ आ जाए, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्कूल भी 1 या 2 बच्चे आके मालूमात कर सकते हैं। इस चैप्टर का काम जो है वो PDF फॉर्म में जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। प्लीज़ काम को मुकम्मल कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।